जैसा मैं कह रहा था कि 11 सितंबर के हमले में 3000 के लोग हताहत हुए, 19 अपहरणकर्ता मारे गए। न्यूयॉर्क राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2009 तक अग्निशमकों और पुलिसकर्मियों सहित 836 आपात सेवक मारे जा चुके हैं। तो ये जो मारे गए, जो त्वरित मारे गए, हताहत हुए, वो तो अलग थे, लेकिन जो फेफड़ों के रोग के द्वारा मारे गए थे, जो पर्यावरण नुकसान के द्वारा मारे गए थे, उनकी संख्या बहुत थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंक का एक नया चेहरा सामने आया। इतनी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग को जब दो प्लेन आपस जाके उस बिल्डिंग में टकराए तो इतनी ऊष्मा निकली, जितने भी उसमें स्टील बीम थे, स्टील जो थे, ढांचे जो थे, वो गल के गिर गए, गल गए। और गलने के कारण पूरे के पूरा कंक्रीट जैसे बिना हड्डी का मानो एक जगह बैठ जाए, वैसे ही पूरी बिल्डिंग बैठ गई। और जब पूरी बिल्डिंग भर भरा के एक साथ बैठी तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ हुआ, इतना ज़्यादा जलने से, एयर कंडीशन जलने से, कंप्यूटर्स जलने से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जलने से, और बीम के जलने से, कंक्रीट के धुएं से, वायरिंग के जलने से, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जलने से जो नुकसान पर्यावरण को हुआ, उससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई। एक छोटा उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसको आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आतंकवादी हमले से भी पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। तो जो नुकसान हुए, फेफड़े के रोग से बहुत लोग मारे, जैसा रिपोर्ट कहती है। तो जो दूषित पदार्थ वहाँ से निकले और जो स्रोत हमें बताती है, जैसे अज्वलनशील पदार्थ जो निकले, जो जलते नहीं है लेकिन उससे भी एस्बेस्टोसिस, मेसोथेलिया और फेफड़ों कैंसर कारण बना। एक इंसुलेटर और अग्निरोधी के रूप में उपयोग किया जाने वाला स्टील बीम पर यह लागू होता है। बेंजीन कैंसरकारी ज्वलनशील पदार्थ। आप अल्पकालिक चक्कर आना, सिरदर्द, कभी शामिल होना, लंबे समय तक एक्सपोजर, लुकमिया हो जाना, ये प्लास्टिक के दहन से हुआ। संवेदनशील सामग्री, बायोहजार्ड, रक्त और शरीर के अंगों के संपर्क में आने से हेपेटाइटिस, एड्स जैसी संक्रामक बीमारियों को फैलाया, ये मानव अवशेष के जलने से हुआ। क्रोमियम कार्सिनोजेनिक, त्वचा के अल्सर का कारण बना, वीडियो और कंप्यूटर मॉनिटर के जलने से हुआ। तांबा के जलने से चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी, यकृत और गुर्दे की क्षति हुई, जो बिजली के तारों और केबल के जलने से हुआ। डीजल की धुनी जैसे निकल गई थी जिसमें अस्थमा ट्रिगर हुआ, अस्थमा के रोगियों में लक्षणों को बढ़ा। ट्रक, यातायात, भारी मशीनरी जलने से हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीकार्बन मोनोऑक्साइड से क्लोरीन एक्सपोजर का कारण बना, अल्पकालिक प्रभाव रहा। कार्सिनोजेनिक, टेरोटोजेनिक, प्रजनन प्रतिरक्षा दमनकारी प्रभाव को मजबूत से ये अपना प्रभाव डाला। ये विद्युत केबल और इंसुलेट सामग्री जलने से हुआ। फ्रेयान, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया। जब जलाया जाता है तो फास्सिजन का उत्पादन करता है और गंभीर जीवन धमकाने, फुफ्सी, एडिमा का शक्तिशाली कारण बनता है। ये एयर कंडीशन और ऐसे उपकरण जलने से होता है। लीड, न्यूरोटॉक्सिन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, खासकर बच्चों में, वयस्कों में गुर्दे की क्षति और प्रजनन क्षति को पहुंचाती है। जो स्टील बीम, वीडियो, कंप्यूटर मॉनिटर, जनरोधी पेंट के उपयोग के जलने से होता है। कणिका तत्व, अस्थमा ट्रिगर, कार्डियो वेस्कुलर बीमारी को बढ़ाता है। एकीकृत कंक्रीट और अन्य सामग्री धुआं के होने से, धुआं जो बिल्डिंग गिरी और धुआं हुआ उसके कारण हुआ। पॉलीक्लोरेट, बाइफाइनाइल्स, ये कैंसरजन प्रजनन के होता है, जो विद्युत उपकरण जलने से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, फुफ्सी, विषाक्त, उच्च सांस लेने में परेशानी होती है, जो विभिन्न प्रकार के दहन से होता है। तो 9/11 घटना से न केवल त्वरित नुकसान हुआ बल्कि बड़े लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें जली बहुत तेज ऊष्मा से। कहा यह भी जाता है कि जो विमान में जो पेट्रोल उच्च कोटि का जो उसमें ईंधन होता है, कहा जाता है 90,000 लीटर पेट्रोल भी होते हैं उसमें, उनके एक साथ टकराने से और एक साथ विस्फोट होने से इतनी ज्वलन, इतनी ऊष्मा पैदा हुई कि पूरी बिल्डिंग के बीम जिसके आधार पर बिल्डिंग खड़ी होती वो गल गए और उस गलने से पूरा का पूरा
बिल्डिंग जो धंस गया, गिर गया, जो ढह गया। ये एक शातिर, मैंने पहले कहा था आतंकवादी का चेहरा नहीं होता बल्कि शातिर बुद्धि होती है, एक शातिर दिमाग यहाँ काम करता है। तो इसका जो कारक माना गया वो ओसामा बिन लादेन को माना गया, जो एक पढ़ा लिखा तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था। उसने पूरी रिसर्च स्टडी की थी, क्योंकि ट्विन टावर में यदि डायनामाइट लगाते तो डायनामाइट लगाने में ही कई महीने लग जाते और डायनामाइट लगाने में वो खड़ा भी सकते थे। उन्होंने ऐसी प्लानिंग की। तो मित्रों, बुद्धि के तीव्र होने से, कुशाग्र होने से उसका उपयोग भी सही रूप से भी होगा तो विध्वंसकारी शक्ति का नहीं होगा, लेकिन उसका हमें उपयोग विध्वंसकारी के रूप में करें तो विध्वंसकारी के रूप में होगा। उसका एक उदाहरण 9/11 का आपके सामने में है। अब आज जो एक पर्यावरण का प्रमुख तत्व है, वो आतंकवादियों के प्रमुख ठिकाने बनते जा रहे हैं। कई आतंकवादी संगठन पर्यावरणीय आतंक की एक विधि के रूप में जंगलों में आग लगाने का सहारा लेते हैं, अपनी खींच मिटाते हैं। 1968 से लेकर 2005 तक दुनिया भर में 56 आतंकवादी समूहों ने एक रणनीतिक रूप में आगजनी और तोड़फोड़ की। 20 तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, स्पेन, ग्रीस जैसे देशों में आगजनी और तोड़फोड़ के कृत्यों के माध्यम से जंगलों के खिलाफ आतंकवादी हमलों का लक्ष्य रहा है। उदाहरण के 2003 में फ्रेंच रिवेरा में मोलोटोवा कॉकटेल और गैस बम में तोड़फोड़ के एक अधिनियम ने कम से कम 4 लोगों की जान ले ली और 50 घरों को जला दिया। हमले का वर्णन में इस प्रकार आतंकवाद का एक नया रूप, उस समय विशेष रूप से आतंकवाद का एक नया रूप सामने आया और ये संदर्भ यहाँ पर आता है। जून 2004 में FBI ने कोलोराडो, मोंटाना, यूटा, वेम्बिंग वाइल्डलैंड में आग लगाने वाले 3 से 4 उग्रवादियों के संगठनों संभावित अलकायदा साजिश के अमेरिकन अग्निशमन विभागों को आगाह किया था। जंगलों को निशाना बनाने वाले तोड़फोड़ की इसी तरह हरकतें करते हैं। इसराइल में भी पर्यावरण आतंकवाद के तत्वों द्वारा सभी वन में 1/3 आग लगाई गई थी। वन इंक्रिनेटरों के नाम से एक चरमपंथी वहाँ समूह है जो तेलिन की राजधानी शहर में सोवियत स्मारक में परेशान करते रहे। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फायर मॉनिटरिंग सेंटर के आंकड़ों से पता चलता है कि एस्टोनिया में 13% आग के कारण आगजनी तोड़फोड़ हैं, जो तुर्की पर्यावरण आतंकवाद के लक्षण दिखाई देते रहे हैं। तो इस प्रकार से आतंकवाद भी आजकल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो मित्रों, आप दोनों ही पहलू को ध्यान से देखते हुए पढ़ें, और ये कुछ आंकड़े मैंने निकाला है और कोशिश की कि आपको समझाने की। और अब विश्व के सामने एक चिंता का विषय ये आ गया है कि मानव अपने विकास के नाम से, विकास के दम से तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अब ये जो गतिविधियां आ गई हैं, आतंकवाद जो तेजी से पनप रहा है, आतंकवाद गतिविधि के अंतर्गत जो जल जीवनों को, जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नई पीढ़ी को बरगला के नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगलों को ठिकाना बनाते हैं छुपने का, रहने का, और नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और सीधे तौर पे पहुंचा रही है। इसलिए दोनों ही विषयों को मिलाकर आप स्टडी करेंगे तो आपको लिखने में एक अच्छा उदाहरण भी आपको मिलता जाएगा। एक अच्छा उदाहरण आपको देखें तो हमारे बस्तर के जंगलों का भी है, जो वो बम का उपयोग करते हैं, एक बड़ी टिफिन बम का उपयोग करते हैं, लैंडमाइन का उपयोग करते हैं, जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचता है, जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचता है। वो उसके आहट से जंगली जानवर भागते हैं इधर उधर, उनके रहने के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। ये केवल मनुष्य के स्वार्थ के कारण हो रहा है। तो इन उदाहरण को लेते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अब हम आते हैं पर्यावरण के लिए विश्व स्तर पे जो समिट हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, वो कब कब हुए और कैसे हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों हम देखेंगे। मैंने पहले कहा पर्यावरण और मनुष्य का जीवन में दोनों बीच में अटूट संबंध है, और बड़े मजे की बात है कि मनुष्य ही इस अटूट संबंध को बिगाड़ने पर तुला हुआ है, बिगाड़ने पर हमेशा तत्पर रहता है। अलग से यह दिवस इसलिए पर्यावरण दिवस को मनाने का तय किया गया था, 5 जून को इसे मनाते हैं।
और मजे की बात है कि पूरे साल भर में 5 जून को ये दिवस मनाने के बाद में हम भूल जाते हैं पर्यावरण है क्या। कुछ पढ़ाई के रूप में भी आते हैं, और मजे की बात है कि हम तो छात्र हैं, हम यहाँ पर भी हम शॉर्टकट खोजते हैं। पर्यावरण पे जो प्रोफाइल बनानी पड़ती है, जो रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, जो प्रतिवेदन बनाने पड़ते हैं आपको फर्स्ट ईयर में, उसमें हम एक दूसरे के कोशिश करते हैं कि कहीं से भी हमको नोट्स मिल जाए उसको बना लें, हम सही उपयोग उसका नहीं कर पाते। ये बड़ी चिंताजनक और शर्मनाक बात भी है। तो पहले आते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों को पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं पर्यावरण सम्मेलन। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया था। पहली बार 1972 में 119 देशों ने भाग लेते हुए स्टॉकहोम स्वीडन में ये माना कि एक ही पृथ्वी का उद्देश्य रखा जाए। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करने की बात की गई। नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, राजनीतिक चेतना जागृत करना, आम जनता को प्रेरित करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, फिर से रिपीट करूंगा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, राजनीतिक चेतना जागृत करना, आम जनता को प्रेरित करना। उक्त गोष्ठी में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की बिगड़ी स्थिति और उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव, ये विषय पर बहुत प्रभावशाली व्याख्यान दिया था। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में यह भारत का प्रारंभिक कदम था। तभी से हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। दूसरा देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 में इसे बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इससे जल, वायु, भूमि इन तीनों ही प्रमुख जीवन कारक तत्वों को मानव, पौधों, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इस मुद्दे पे चर्चा हुई। और 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो क्या है देखते हैं। पहला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया। 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया। इसमें 4 अध्याय तथा 26 धाराएं हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि बनाकर लागू करना। प्रथम अध्याय धारा 1 के अनुसार इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। प्रथम अध्याय की धारा 2 में पर्यावरण प्रदूषण, परिसंकटमय पदार्थ आदि भौतिक शब्दों की विशेष परिभाषा दी गई। अध्याय 4 में, धारा 4 में, जिसमें धारा 3 में पर्यावरण के संरक्षण सुधार के लिए उपाय दिए गए। केंद्र सरकार की शक्तियाँ को निहित किया गया। धारा 5 में निर्देश दिए गए। धारा 6 में पर्यावरण प्रदूषण को विनियोजन करने हेतु नियमों का उल्लेख किया गया। अध्याय 3 में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण तथा उपशासन संबंधित 7 से 17 अर्थात 11 धाराएं तथा 5 में उपलब्धियों को उल्लंघन करने पर दंड की शक्ति के संबंधित कानून का प्रावधान किया गया। अध्याय 4 में 18 से 26 अर्थात 9 धाराओं में कानून का वर्णन है। इसमें सद्भाव में की गई कार्यवाही को संरक्षण का संज्ञान, प्रतियोजन की शक्तियाँ, नियम बनाने की शक्तियों को उल्लेख किया गया। इस प्रकार से हमने 1986 में पर्यावरण अधिनियम को आत्मसात किया। भारत में कुछ और महत्वपूर्ण बात की गई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू की गई। चिपको आंदोलन में श्री सुंदरलाल बहुगुणा, श्री चांडी प्रसाद भट्ट द्वारा 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ किया गया बृहत आंदोलन था। चिपको आंदोलन वन की कटाई, वन की अंधाधुंध कटाई, वन संरक्षण, पौधों और वृक्षों के संरक्षण पे एक बृहत आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, श्री चांडी प्रसाद भट्ट द्वारा 1973 में चलाया गया बृहत आंदोलन था, जिसका बहुत असरकारी प्रभाव वन जीवन, वन्य जीव, वन वृक्ष के संरक्षण में किया गया। एक प्रभावशाली आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था चिपको, मतलब पेड़ से निपट जाइए ताकि पेड़ ना काटा जाए, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में पारित किया गया।
इस प्रकार से भारत में बहुत प्रभावशाली ढंग से कोशिश की गई है कि वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण से हम बचें। इसके साथ साथ दुनिया में 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका अकेला था जिसमें एक दुनिया की बात प्रस्तुता संयुक्त राज्य अमेरिका था जिसमें एक दुनिया की बात की गई। 1975 में मानव को पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात की। ढाका और बांग्लादेश में इसका प्रस्तुता देश था। 1976 में पानी जीवन हेतु महत्वपूर्ण संसाधन पर जोर दी गई है जो कनाडा में हुआ था। 1977 में ओजोन परत पर्यावरण संबंधी चिंता, भूमि हानि और मृदा क्षरण की बात कही गई, यही बांग्लादेश में हुआ। 1978 में बिना विनाश के विकास, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य, इस विषय पर बात हुई। 1979 में ही बात की गई नई सदी नई चुनौती। 1980 में भी नई सदी नई चुनौती बात की गई। भूजल मानव खाद्य की बात की गई। 1981 में श्रृंखला में जहरीले रसायन के ऊपर बड़ी चर्चा की गई। 1982 में 10 साल तक स्टॉकहोम में पर्यावरण संबंधी चिंता का नवीनीकरण किया गया 10 साल बाद, और इसका भी बांग्लादेश में इसकी बातें हुई। 1983 में खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन, निपटान, अम्लीय वर्षा, ऊर्जा पर बात, जो बढ़ते औद्योगिकरण की बात हुई थी। खतरनाक अवशिष्ट जो उद्योग के द्वारा फैलाए जाते हैं, नदियों में फैलाए जाते हैं, नदियों में डाले जाते हैं, इसके प्रबंधन पे कड़ा कानून बनाने की बात हुई। 1984 में बंजरता की बात हुई, जो भूमि धीरे धीरे बंजर होते जा रही है, ज़्यादा उर्वरक की मात्रा, आधुनिक कृषि का जो प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण। 1985 में युवाओं की जनसंख्या और युवाओं को पर्यावरण से जोड़ने की बात रखी गई। 1986 में शांति के लिए एक पेड़ लगाने की बात की गई। 1987 में पर्यावरण और क्षरण पे एक छत तैयार करने की बात की गई। इस प्रकार से जो केन्या में आयोजित थी, इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए बहुत सारी बात की गई। 5 जून स्टॉकहोम की बात जो है, 5 जून 72 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी प्रथम प्रयास किया गया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और यहीं से विश्व पर्यावरण दिवस की बात मनाने की बात की गई। इसकी स्थापना 1972 में सम्मेलन में मुख्यालय नैरोबी केन्या में हुई, जहां पर UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात कही गई, जिसमें ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाने लगे प्रोत्साहन के रूप में। फिर साइट्स की बात आती है। CITES कंजर्वेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेटेड स्पेसिस की बात हुई। 1973 में वाशिंगटन सम्मेलन में ही सहमति बनी, परंतु 1976 में लागू किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता था। यह जीव और उसके अंगों के आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधित किया गया। जीव हत्या के ऊपर, शिकार के ऊपर, जो गेंडे के सींग, हाथी के दांत, खाल, विभिन्न प्रकार में एक जीव संरक्षण समझौता हुआ और उसे प्रतिबंधित किया गया। वियना सभा 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु बचाव हेतु 1985 में ऑस्ट्रिया में वियना सभा का संयोजन हुआ, जो ओजोन क्षरण पदार्थों में संपन्न प्रथम प्रयास, जो सार्थक प्रयास था। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अतिरिक्त मिथाइल ब्रोमाइड, HCFC आदि होते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में यह प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में था। ओजोन परत के संरक्षण में वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन परत को सुरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों को उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने को उत्तरदायी माना जाता है। इस संधि में हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को खोला गया। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 को पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के व्यापक कार्यवाही एजेंडे पे काम किया। एजेंडा 21 के नाम से स्वीकृत किया गया। इस सम्मेलन में सहमति के महत्वपूर्ण बिंदु अलग से थे। क्वेटा प्रोटोकॉल 1997 संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया। इस प्रकार से बहुत सारे समिट और बहुत सारे काम जो हुए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, और कई जगह बहुत तेज़ी से इस पे बातें होती रही हैं और काम होता रहा है। फिर भी विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण के सकारात्मक कार्यवाही और जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए
वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तो सबको पहले से मालूम है। इसके बाद जो समस्या आई है बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या, EWED वर्ष 2018 में जो भारत को जिम्मेदारी मिली थी। प्रतिवर्ष विश्व 500 बिलियन प्लास्टिक बैगों का उपयोग होता है। पिछले एक दशक के दौरान उत्पादित की गई प्लास्टिक की मात्रा पिछले एक शताब्दी के दौरान उत्पादित की गई मात्रा के बराबर थी। 10 साल में जो प्लास्टिक उत्पादन हमने किया, उसका उपयोग किया, 10 शताब्दी में नहीं किए। प्रतिवर्ष महासागर में 13 मिलियन टन प्लास्टिक विलीन हो जाते हैं। उपयोग के लिए 50% प्लास्टिक का सिर्फ एक बार उपयोग होता है, जिसे हम डिस्पोजल कहते हैं। विश्व में हर मिनट 1 मिलियन प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती है। विश्व में हर मिनट 1 मिलियन प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। हर मिनट सारे विश्व में लगभग 2 मिलियन एकल प्लास्टिक बैग वितरित किए जाते हैं। उत्पन्न किए गए कुल कचरे में 10% योगदान प्लास्टिक का होने लगा है, जो एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी त्रासदी है प्लास्टिक के रूप में। अगला भाग में अगले स्लाइड पे मित्रों, इस पर्यावरण और आतंकवाद के लेक्चर के अंतिम चरण में कुछ बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। सर्वप्रथम जो बात मैं कहना चाह रहा था और जो मैं जानकारी आपको देना चाह रहा था कि पर्यावरण को जो 5 कारण मानव द्वारा प्रभावित करते हैं, खनन, औद्योगिकरण, आधुनिक कृषि, शहरीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी, इसके अलावा 6वां जो कारण मैंने बताया, आतंकवाद, उनके हमले, ये त्वरित असर करने वाले कारक हैं, जिसमें बड़े से जंगल का तबाह हो जाना। और मैंने बताया कुछ आंकड़ों के द्वारा कि किस प्रकार आतंकवादी संगठन खींच निकालने के लिए जहाँ छिपे होते हैं, जो हमारा प्रमुख तत्व है, पर्यावरण का प्रमुख आधार जो है जंगल, उसको अपना ठिकाना बनाते हैं और ठिकाने में आग लगा देते हैं, जिसके बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बताया। तो ये कहीं ना कहीं जाकर दोनों ही विषय अपने आप में तालमेल बैठाते हैं, मिलते हैं, और दोनों ही कारण अब जो चर्चा होने लगी है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद गतिविधियों के ऊपर से, और उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार ये जनजीवन तबाह तो करते हैं, शहरी तबाह तो करते हैं, साथ में जंगल को भी तबाह करते हैं। अब क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए जनरली सभी देश सेनाओं का इस्तेमाल करते हैं। सेनाओं के द्वारा हमले होते हैं, हवाई हमले भी होने लगे हैं आतंकवादी ठिकानों पर। दूर से ही रडार के द्वारा, बम के द्वारा उनके ठिकानों को निस्तानुबूद किया जाता है ताकि वो कमज़ोर पड़े और आगे न बढ़े। तो उससे कहीं ना कहीं जाकर पर्यावरण को नुकसान तो होता है, कि बम जो है जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है, बड़ी तेज़ी से ज्वलनशील 4000 4500 फ़ारेनहाइट तक ऊष्मा पैदा होती है, और उसके द्वारा जो मैंने कारण बताए बहुत सारे, उसके कारण जो धूल उड़ते हैं, जो कंक्रीट के धूल है उससे नुकसान होता है, जो वायर जलते हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट जलते हैं बिल्डिंग के अंतर्गत, उससे फैलने वाले जो धुएँ हैं, उससे जो फेफड़े के रोग हैं, त्वचा का रोग है, मृत्यु हो जाना है, छोटे बच्चों को नुकसान है, गर्भवती महिलाओं को नुकसान, आँखों का रोग है। ये कहीं ना कहीं केमिकल के रूप में जो जलने के द्वारा केमिकल जो निकलते हैं उससे होता है। आपको बहुत याद होगा भोपाल गैस त्रासदी का, जिसमें गैस लीक हुई थी, हवा में फैल गई थी और जीवित वस्तुएं, मनुष्य, जंतु को नुकसान हुआ था और कंक्रीट खड़े थे। निकट भविष्य में आतंकवाद की गतिविधियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर एक चिंता की लकीर ये भी उठती है कि क्या कहीं ये रासायनिक हमले तो ना करें, रासायनिक बमों का, रासायनिक अस्त्रों का इस्तेमाल तो ना कर दें, जिससे कहा जाता है कि आगे चलकर जो युद्ध होगा या जो तबाही होगी उसमें जीते हुए व्यक्ति जो श्वास ले रहे हैं, जीव जंतु, मनुष्य, वो खड़े तबाह हो जाएंगे और आपके लाइट्स जलते रहेंगे ऐसे ही, और कंक्रीट के दीवार ऐसे खड़े रहेंगे, घर ऐसे खड़े रहेंगे, बिल्डिंग ऐसी खड़ी रहेगी, केवल सांस लेने वाला व्यक्ति खत्म हो जाए, सांस लेने वाला प्राणी, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े, सब खत्म हो जाएंगे। आपको ये भी याद होगा और आपको जानकारी होगी, हिरोशिमा नागासाकी में जब बम विस्फोट हुआ तो उसकी कई पीढ़ी तक त्रासदी वो लोग झेलते रहे। तो ये जो प्रभाव अब
आतंकवादी गतिविधियों को जो कुछ राजनीतिक लोग या कुछ देश पाल रहे हैं और उनको पैसे देकर, उनको आर्थिक सहायता करके उनको हथियार उपलब्ध करा रहे हैं अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, विश्व राजनीति में अपनी दबदबा बना कर रखने के लिए, या विश्व राजनीति में या विश्व अपना मार्केट फैला के रखने के लिए, ये कहीं ना कहीं जाके हार्मफुल है आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले पर्यावरण माहौल के लिए, परमानेंट एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर के लिए। तो आप सभी से इसको पढ़ते समय आप लोग इस चीज़ को जहन में रख के ज़रूर पढ़िए कि भविष्य ऐसा हुआ तो भविष्य में क्या हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि दोनों ही विषय को पढ़ते समय आप अपने हाथ में, जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, उसका भरपूर से उपयोग करें और अपने आप में, आपके हाथ में पूरी एक यूनिवर्सिटी, एक पूरा जानकारी का एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स आपके हाथ में, जिसके सहारे लेकर आप बहुत से उदाहरण, बहुत सारे बातों को इस दोनों विषय के अंतर्गत रख सकते हैं। मित्रों, अंत में ये कहूँगा, चाहे एक मनुष्य की गलती हो या समूह की हो, या प्रदेश की हो या देश की हो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ स्वार्थ के लिए भयंकर दूरगामी परिणाम लेके आते हैं और बड़े स्वरूप में ये परिणाम आएंगे ही, जो विभीषिका त्रासदी को लेकर होगा। इसलिए आप सभी युवा पीढ़ियों से निवेदन है कि ढर्रे में ना बहो, आप लोग ढर्रे में ना बहिए और कुछ करने की मादा मिसाल कायम करते हुए काम करें। अपने आप को संभालिए, खुद को, आने वाली पीढ़ी को संभालिए, खूब पढ़ाई करिए। पढ़ाई का केवल डिग्रियों के लिए उपयोग मत करिए, बल्कि उसका सदुपयोग आम जीवन में भी करें। कुछ जानकारी मैंने जानबूझकर दोनों शीर्षों को जोड़कर प्रस्तुत किया है ताकि आप आने वाली त्रासदी और विभीषिका को समझ सकें। आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। मैंने भी इंटरनेट का सहारा लिया है, मैंने भी विकिपीडिया, यूट्यूब और अन्य जगहों से जानकारी इकट्ठे की कोशिश की है। तो अपने हाथ में जो स्मार्टफोन नाम की चीज़ है, जो अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी है, उसका आप सदुपयोग करें और बेहतर उसका उपयोग करते हुए और कोशिश करें कि एक अच्छा पेपर तैयार करें। मैं तो कहता हूँ कि पीजी के बच्चों को हर विषय के, हर शीर्षक का इस प्रकार से पेपर तैयार करना चाहिए जैसे कोई रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हो। इसलिए कोशिश करें कि जब भी कोई विषय लिखें, जब भी कोई विषय पढ़ें, तो उसको एक रिसर्च मेथड के अनुसार, रिसर्च के नियम के अनुसार पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं। केवल पास होने के लिए मत करें, क्योंकि आगे चलकर आपको एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनना है, आगे चल के अच्छे जगह पे आपको पदस्थ होना है। चाहे कहीं भी आप पदस्थ रहेंगे, तो ये विषय आपको, पर्यावरण और आतंकवाद जो है, कहीं ना कहीं आपके सामने खड़ा होगा, जिसका हो सकता है आपको हल भी करना पड़े। ऐसी पोस्ट में आप आ जाए, ना भी हल करना पड़े तो आपके मित्र, आपके आसपास के लोग, आपके छोटे, आपके अनुज आपसे हो सकता है क्वेश्चन भी करें। तो आप हमेशा तत्पर रहें कि ऐसे विषयों को लेकर जो कि ज्वलंत विषय हैं, ज्वलंत समस्या के रूप में हैं, उसका आप भरपूर से उसका आंसर दे सकें, सटीक आंसर देखें, अच्छे से लिख सकें और पेपर में भी आप अच्छे से लिखें, अच्छे ढंग से लिखें, अच्छे उदाहरण को लेकर लिखें, ताकि आपका भविष्य सुखमय हो सके। सारी शुभकामनाओं साथ में, नमस्कार।